सभी को नमस्कार। आज हम नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने दो संधियों के बारे में अध्ययन कर लिया है, स्वर संधि, व्यंजन यानी हल संधि, और आज तीसरे क्रम में पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। बच्चों, संधि बिंदु एक ऐसा है कि बड़ा विस्तृत है और अधिक समय लगने वाला बिंदु है, लेकिन ये व्याकरण की रीढ़ है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, अगले बिंदु को शुरू करेंगे, उस समय समास प्रकरण को लेंगे। उसमें 3 ही हैं, वो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। अभी तो हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है क्या, समझते हैं पहले इसको। आपको दिखाई दे रहा है कि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब वह विसर्ग संधि कही जाती है। यानी विसर्ग के स्थान पर अगर कोई परिवर्तन हो रहा हो तो वह विसर्ग संधि कही जाती है। देखिए, पहला सूत्र है इसमें, पहली संधि है सत्व संधि। याद रखना बच्चों, पहली संधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? सत्व संधि। सत्व संधि पढ़ेंगे, उत्व संधि पढ़ेंगे, रुत्व संधि पढ़ेंगे और विसर्ग लोप संधि पढ़ेंगे। और इसमें पहला सूत्र पढ़ रहे हैं अपन विसर्जनीय से शह, यानी विसर्ग के स्थान पर सय करता है, यानी पदांत में विसर्ग होगा और उस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश करेगा। अब सकार क्या से सरप वाला ही करेगा? नहीं, विसर्ग के स्थान पर तीनों सय करेगा, तालव्य, मूर्धन्य और दंते, तीनों सकार आदेश करेगा। लेकिन ये कब कब कौन कौन सी परिस्थितियों में करेगा ये अपन देखते हैं। व्याख्या कहती है विसर्गस्य स्थाने सकारो भवति, विसर्ग के स्थान पर सकार होगा। वर्गस्य 1 2 स स स परे रहते, यानी ये ख प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, खरी परे, तो विसर्ग के स्थान पर सकार होगा। कब कब होगा? यानी जब विसर्ग के बाद, देखिए यहाँ पर विष्णु धन त्राता, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है विष्णु धन त्राता, विष्णु त्राता दंतेश बन रहा है। इसके लिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यदि पदांत में विसर्ग हो प्लस च और छ हो, च और छ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालव्य। दोस्तों बच्चों समझना, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ट या ठ वर्ण हो, तो पदांत विसर्ग का षटकोण यानी मूर्धन्य श हो जाएगा। दिख पा रहा है आपको? नंबर 3 स्थिति, पदांत में विसर्ग हो प्लस त या थ हो, तो विसर्ग का दंतेश यानी सहसरप हो जाता है। आपको बच्चों ये तीनों स्थिति दिखाई दे रही है। यदि विसर्ग हो पदांत में, उसके बाद छ हो तो तालव्य यानी सह संकर हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ट हो तो पदांत में विसर्ग का सह षटकोण यानी मूर्धन्य श हो जाएगा। तीसरी स्थिति है पदांत में विसर्ग हो और उसके बाद थ हो तो विसर्ग का दंतेश यानी सहस्रप वाला आदेश हो जाएगा। सकार आदेश में तीनों से आदेश होते हैं। ऐसे ही आपको उदाहरण मिलेंगे, वो देखना, आपको अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? विष्णु त्राता, देखिए त्रह पढ़ लिया था अपन ने, तय और र से मिलकर के बना है, तो तय है इसमें, तय है तो सहस्रप होगा, अभी जो मैंने आपको बताया था। तो संधि विच्छेद है विष्णु धन त्राता। पदांत में विष्णु शब्द है, पदांत में विसर्ग है और आगे त्र तय से मिलकर के बना है, आपको भी बताया है। तो तय हो, तय थ हो तो सहस्रप आदेश हो जाएगा, तो विष्णु का स आदेश हुआ। इसी तरह शब्द बना क्या? संधि पद विष्णुष त्राता। इसी तरह दूसरा शब्द है रामश, संधि विच्छेद है राम है धन च, तो बताइए पदांत में राम है प्लस आगे छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सहसंकर।
अतः यहाँ पर पद क्या बन गया, रामस्य बन गया। तीनों स्थिति आपको दिखाई देंगी। धनुष टंकारः, देखिए संधि विच्छेद होगा, धनुहु धन टंकार है। अब बताइए पदांत में विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट ठ है, ट या ठ हो तो मूर्धन्य श हो जाएगा। तो ध नु श टंकार है बन जाएगा। तीनों स्थितियां आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन बच्चों इसके साथ में आपको एक सूत्र और चलता है, उसमें विकल्प आदेश होता है। उस विकल्प आदेश को भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें और उस सूत्र में अंतर। निश्चल है, एक और उदाहरण आपको मिल रहा है। निश्चलः निहि दंशलः छय से है, च या छ हो, दोनों बताए थे आपको, च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निश्चलः शब्द बन रहा है। ये आपका दूसरा सूत्र है विसर्ग संधि का ही, वासरी। विकल्प से सकार आदेश कह रहा है, सरी परे विसर्गस्य विसर्गो वास्यात्, यानी सर प्रत्याहार परे रहते। सर प्रत्याहार में है स स स तीनों स, अगर ये परे हो तो विसर्ग का विसर्ग आदेश वा विकल्प से शात हो जाना चाहिए। यानी संधि तो सत्व आदेश तो होगा ही होगा, स स ये तो होगा ही होगा, जो कि अपन ने पहले वाले सूत्र में पढ़ा है विसर्जनीय से स। अब यहाँ पर वासरी सूत्र काम कर रहा है, यानी विकल्प काम कर रहा है। विकल्प काम कर रहा है तो यहाँ पर स्थिति आ रही है कि विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है। जैसे हरिष्यते शब्द अपन देख रहे हैं, यहाँ पर वो संधि काम कर रही है और विकल्प से विसर्ग आदेश भी हो रहा है। देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि वासरी व्याख्या। विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन विसर्गादेशो भवति, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश भी हो जाता है। स स स परे रहती, अथवा वो नियम काम करेगा। उसके साथ ये भी कहता है, साथ में ये बता देता हूँ, च छ और स अगर पदांत में पहली स्थिति आ रही है विसर्ग हो, उसके बाद च छ स हो, तो अपन ने च छ में क्या पढ़ा था, स, तो आगे स भी हो तो स हो जाएगा। दूसरी स्थिति समझना बच्चों, दूसरी स्थिति समझना, यदि पदांत में विसर्ग हो उसके बाद ट ठ ठ और श हो, तो बच्चों आपको पता है विसर्ग का क्या आदेश होगा, स आदेश होगा। तीसरी स्थिति है आपके पास, यदि पदांत में विसर्ग हो उसके बाद त थ और श हो तो पदांत का श आदेश हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, समझने की कोशिश करना। लेकिन विकल्प में कह रहा है कि यह जरूरी नहीं अपन सकार में परिवर्तन करें, विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं। जैसा कि हरि ही धन सेते संधि विच्छेद है, हरि ही धन सेते, हरि ही धन सेते आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं भी लिख रहा हूं। पदांत में विसर्ग है, इस विसर्ग का स है तो वो ही स हो जाएगा, तो हरिष्यते बन जाएगा। लेकिन विकल्प से विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है। जैसा संधि पद है, प्लस संधि को हटा देंगे, प्लस को हटा देंगे, वापस वैसा का वैसा लिख देंगे। बस इतना ही अंतर है कि दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है निहि धन संदेह। निह संदेह से निसंदेह भी लिख सकते हैं, निस्संदेह भी संधि पद के आधार पर लिख सकते हैं। तीसरा है इसमें नृपः धन षष्ठः, नृपः धन षष्ठः। विसर्ग के बाद बताइए बच्चों, सह स है तो यही स हो जाएगा विसर्ग का, तो नृपष्ठ हो गया। अगर ये नहीं करें तो वाह विकल्प से विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, नृपः धन षष्ठः आदेश हो जाएगा। इस तरह बच्चों हमने पहली संधि पढ़ी है सत्व संधि। सत्व संधि में हमने पढ़ लिया कि सकार आदेश, वहां पर तो तीनों से आदेश हो रहे हैं, विकल्प नहीं हो रहा है। लेकिन इस दूसरे सूत्र में विकल्प हो रहा है जो आपके सामने है। दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगले वीडियो में अगली संधि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।